हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप आज जो मैं ये पर्टिकुलर आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ आपको टॉपिक तो दिख ही गई होगी यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। आई जस्ट होप कि वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए कि इसमें क्या बोला गया है, क्या बोलने की कोशिश की गई है और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल फ्यूजन जो एक्सपेरिमेंट होती है ये सेल बायोलॉजी में आपको मिलेगी। अब इसका मतलब क्या होती है कि देखिए, सेल साइकिल कुछ स्टेजेस में चलती है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलती है, G1 फेज देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद S फेज देखने को मिलती है, फिर G2 फेज देखने को मिलते हैं, फिर M फेज देखने को। तो देयर इज अ होल प्रोसेस। यहाँ पे गैप फेज भी होती है जो G0 फेज होती है, जिसमें कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। तो ये जितने भी स्टेजेस है ये आपस आपस में ही रेगुलेट हो रही होती है। एंड ईच एंड एवरी फेज इज टाइटली रेगुलेटेड बाय सम प्रोटीन्स। ठीक है, जिसको हम सीडीके या और साइक्लिन्स के तौर पे भी उनको कहते हैं, उन प्रोटीन्स को। तो अब सीडीके साइक्लिन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी स्टेज में कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो उन्हें रेगुलेट कर रही होती है, उस स्टेज पे उन्हें मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो भी प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, सीडीकेज होगी या फिर फैक्टर्स हम कह सकते हैं, और साइक्लिन्स होगी। ठीक है, ओके। तो इन्हीं के प्रेजेंस के वजह से क्या होती है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि सेल S1 फेज पे है, G1 फेज पे है, G2 फेज पे है, M फेज में, क्योंकि इनको रिस्पेक्टिव इनको इनकी आइडेंटिटी कौन देती है, ये सीडीके और साइक्लिन्स इनकी आइडेंटिटी देती है। ठीक है, विदाउट ये सब, ये दोनों फैक्टर, इन सब का कोई भी रोल नहीं रहेगा। एज ए होल ये सिंगल सेल मतलब सिंगल स्टेज हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे सेल स्टेजेस होती है। तो उसी में हम तीन जो भी है, तीन टाइप्स के कंडीशन हम देखेंगे कि सेल फ्यूजन में हो रहा है, और वो तीन टाइप के कंडीशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक अगर कोई सेल है, पर्टिकुलर सेल है, वो अगर ये क्या हुआ, एस फेज पे हुआ। ठीक है, और दूसरा जो सेल है वो है हमारा G1 फेज पे हुआ। तो आपको पता है ये दो सेल है, और सेल साइकिल का पाथवे क्या होती है, पहले G1 होती है, फिर उसके बाद वी सी S फेज, एंड देन वी सी G2 फेज, एंड देन वी सी M फेज। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस। ये स्टेप वाइज होती है, ये टाइटली रेगुलेटेड होती है। तो सबसे पहले अगर कोई सेल जो G1 स्टेज पे है उसको अगर हमने फ्यूज करवा दिया बाय यूजिंग सम फ्यूजोजेन, से पीजी जो पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल देके भी हम उसे फ्यूज, कोई भी फ्यूजन हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसको फ्यूज करवाया तो हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व करे, और उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स बनाए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, एस फेज में अगर कोई सेल था तो G1 फेज के साथ जब हमने फ्यूज करवाया तो रिजल्ट में हमने देखने को मिला, जो ये पर्टिकुलर G1 सेल है ना, वो S फेज में वो एंटर कर चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि S फेज का खुद का अपना प्रोटीन्स है, S फेज का खुद का अपना प्रोटीन्स है, और G1 फेज का क्या हो गया, खुद का अपना प्रोटीन्स है। तो इस फेज में क्या हो गया कि जो ये S फेज है, इसके पास कुछ प्रोटीन होने की वजह से इसने इंड्यूस किया G2 को, ताकि वो प्री मैच्योर डीएनए सिंथेसिस करने लग जाए। ठीक है, तो G1 जो फेज है ना, वो G1 जो सेल है वो प्री मैच्योर जो करती है, क्या करती है, डीएनए सिंथेसिस करने लग जाती है। इसी वजह से हमें सिंथेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो G1 फेज पे जो सेल था वो फटाक से S फेज पे एंटर हो जाती है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस वो प्रोग्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और मोर ओवर S फेज के जो भी प्रोटीन्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है फैक्टर्स, वो क्या करती है, वो प्री मेच्योर G1 फेज को क्या करती है, सिंथेसाइज, डीएनए सिंथेसाइज करने में उसे फोर्स करती है। ठीक है, G1 सेल को। लेकिन एट द सेम टाइम अगर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन में देखेंगे ये S फेज है और ये रहा हमारा G2 फेज है। तो दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे S फेज और G2 फेज पे देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि दोनों रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा कि दोनों सेपरेट हो रखे हैं। ठीक है, दोनों सेपरेट हो रखे हैं। तो दोनों सेपरेट क्यों हो रखे हैं, दोनों सेपरेट इसलिए हो रखे हैं क्योंकि जो S फेज का जो प्रोटीन्स होती है, इट कैन नॉट एक्ट ऑन G2 सेल्स। S फेज का जो सेल्स है वो G2 सेल्स पे एक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, जो S सेल है वो G2 पे नहीं कर पा रही, जिसके वजह से G2 जो सेल्स है ना, G2 के फेज पे जो सेल्स है, वहां पे हमें डीएनए सिंथेसिस देखने को नहीं मिल रही है। एज ए होल जो G2 फेज है वो G2 सेल्स के फॉर्म में ही रह गया, और S फेज जो है वो अपने फॉर्म में ही रह गया, वो ओवरलैप नहीं किया है। डेट मीन्स कि S फेज का जो भी रोल है वो G2 फेज पे नहीं है या फिर कम है एज कम्पेयर टू
G1 फेज, ठीक है। तो G1 फेज जो पहला वाला कंडीशन में हमने देखा कि G1 फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, जबकि S फेज में हो रहा है, S कर रहा है। इसका मतलब ये है कि G1 नहीं रेप्लिकेट कर रहा था, लेकिन S फेज के साथ मिल के क्या करने लगा, G1 रेप्लिकेट करने लगा। G1 क्या करने लगा, डुप्लीकेट करने लगा, वो सिंथेसिस करने लगा वो S फेज के साथ, ठीक है। तो शुरुआती में क्या इंडिविजुअली G1 नहीं कर रहा था, लेकिन एस फेज के साथ मिलके G1 क्या करने लगा, डीएनए सिंथेसिस करने लगा। क्यों? क्योंकि एस फेज के पास कुछ ऐसा था जो प्रीमेच्योर G1 सेल्स को डुप्लीकेट करने में हेल्प कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे कंडीशन हुआ, हमने G2 फेज पे कोई भी हमें सिंथेसिस देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो G2 फेज और एस फेज वाला कंडीशन है, उसमें क्या हो गया कि G2 फेज में री रेप्लिकेशन नहीं हो सकती है। ये जो G2 फेज है वहां पे री रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। डेट मीन्स कि यहाँ पे वापस से रेप्लिकेशन नहीं होगी। डेट मीन्स कि G2 फेज पे हम री रेप्लिकेशन यहाँ पे ब्लॉक की जाती है। नो रेप्लिकेशन एट G2 फेज। रेप्लिकेशन हमें सिर्फ एस फेज में देखने को मिलेगा, इसलिए वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर रही है। डेट मीन्स कि G2 फेज में हमें री रेप्लिकेशन ब्लॉक देखने को मिलती है, ठीक है। एंड दैट इज द कंक्लूजन जो सेकेंड वाला जो उसमें है ना, सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिला है। यही कंक्लूजन है कि G2 सेल्स जो है री रेप्लिकेशन उसमें ब्लॉक होती है, जिसके वजह से हम रेप्लिकेशन फैक्टर्स भी डाल दें जो एस फेज के पास होती है, तो भी वो G2 फेज उसे नहीं कन्वर्ट कर सकती है। फिर जो थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो में हम क्या देखते हैं, ये जो G1 सेल है और ये रहा G2 सेल है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हुआ G1 सेल और G2 सेल। यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, ये कलर यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो G1 और G2 फेज को जब हमने रखा इंडिविजुअली एंड देन उसके बाद हमने उसे फ्यूज कर दिया, तो उसका रिजल्ट में हमने क्या देखने को मिला, उसका रिजल्ट हमने देखने को मिला कि दोनों ने अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करी हुई है। यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ है, ठीक है। जो G1 फेज वाला था वो अपने फेज में ही रहा, जो G2 फेज था वो अपने फेज में ही रहा। G2 फेज का जो न्यूक्लियस है वो अपने में ही प्रेजेंट रहा, ठीक है। लेकिन G1 अपने टाइम टेबल के हिसाब से G1 क्या करेगा, एस फेज में एंटर करेगा, फिर उसके बाद वो G2 फेज में जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये G2 में एंटर होगा, लेकिन क्या करेगा, वो अपने टाइम अनुसार होगा, जबरदस्ती नहीं होगी G1 के साथ। G1 पहले क्या करेगी, एस फेज में जाएगी एंड उसका अपना काम एस फेज में जो भी हो जाएगा, उसके बाद वो G2 पे चली जाएगी, ठीक है। दिस इज द होल थिंग। अब ये क्यों है, ये आपको ऑब्वियसली पता है। G2 इस यहाँ कहीं पे भी रेप्लिकेशन जो भी प्रोसेस है, प्रोटीन है जो भी है, यहाँ पे एस फेज का यहाँ है ही नहीं, ठीक है। एस फेज यहाँ पे हमें देख नहीं रही है, यहाँ से एस फेज वाला सेल हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ऑफकोर्स G1 फेज जाएगी एस फेज में, लेकिन अगर एस फेज में जाएगी तो वो अपना ही रोल प्ले करेगी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद वो G2 फेज में जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज द होल सिनेरियो। सेल जो फ्यूजन है एक्सपेरिमेंट में, वहाँ आपने देखा कि ये तीनों कंडीशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि व्हाट हैपेंड हियर। तो फर्स्ट कंडीशन हम एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर सेल है वो एस फेज में है और दूसरा सेल है जो G1 फेज में है, ठीक है। तो एस जो सेल फेज में जो सेल है ना, वो G1 फेज में उसने क्या किया, कुछ प्रोटीन्स है एस फेज में, उसने G1 फेज को प्रीमेच्योरली फोर्स किया कि G1 फेज जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। एज ए रिजल्ट G1 फेज में भी हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। क्यों? देखिए ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि G1 का वैसे भी फेट था कि वो नेक्स्ट फेज में जाएगा, एस फेज में उसको जाना ही है। अगर उसे प्रॉपर प्रोटीन्स मिला तो ऑफकोर्स G1 को अगर एस फेज का प्रोटीन्स मिल रहा है जो प्री मेच्योर मदद कर रही है, तो ऑफकोर्स वो एस फेज में चला जाएगा। तो पहला कंडीशन तो बहुत ही इजी पीजी था, ठीक है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। नेचर में जो रूल था G1 एस में जाएगा वो फॉलो हुआ है, इसीलिए स्पॉन्टेनियसली इट टुक प्लेस, इट हैपेंड। एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वी सॉ कि जो एस फेज में जो सेल है वो G2 फेज को वो इंड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि एस फेज का जो भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो G2 फेज को प्रीमेच्योरली वो नहीं उसको रेप्लिकेट करवा सकती है, ठीक है। और G2 फेज अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखती है, एज ए रिजल्ट वो अपना ही डिवाइड कर रहा होता है और एस फेज को वो नहीं वापस एस फेज में नहीं कंसिडर कर सकते। ऑफकोर्स G2 फेज एस फेज में क्यों कंसिडर होगा, जबकि वो एक स्टेप अहेड वाला फेज है। क्या ये स्पॉन्टेनियसली इजी पीजी वे में हो सकता है? ऑफकोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक नेचर के अगेंस्ट जाना वाला रूल है। तो भले ही इसमें हमने प्रोटीन्स दे दी रेप्लिकेशन वाला, लेकिन ये नहीं सिंथेसाइज हो सकता है G2 फेज में वापस रेप्लिकेशन। वाई? इसका यही कंक्लूजन बनता है कि प्री रेप्लिकेशन, ठीक है, वापस
री रेप्लीकेशन और प्री री रेप्लीकेशन जो भी स्टेज है वो हमें G2 में देखने को नहीं मिलेगा इवन आफ्टर वी सप्लाई G2 फेज विद सम एस प्रोटीन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। एंड देन थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि G1 फेज और G2 फेज दोनों अलग अलग है। ये दोनों को जब हमने फ्यूज करवाया ये दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी में मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। G2 ऑफकोर्स वो G2 में ही रहेगा बिकॉज उसमें वैसे भी उसमें प्रोटीन्स दे या ना दे उसको कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही अकड़ में रहेगा क्योंकि उसको वैसे भी उस G2 फेज में रेप्लिकेशन हमें देखने को मिल भी नहीं रही है। ठीक है, G2 फेज में क्या हो रहा है, अब लगभग रेप्लिकेशन सारे खत्म हो रहे हैं। हम सेल आगे के स्टेप के लिए जो भी एम फेज वाला चीजें है ना उसके लिए वो सिंथेसाइज कर रही होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही होती है G2 फेज में, तो ऑफकोर्स वहाँ रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। अब जब आप सेल साइकिल को विजुअलाइज करेंगे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सेल साइकिल होती है वो फेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। दैट मीन्स कि जो G1 फेज है वो S फेज के साथ थोड़ी सी स्टेजेस ओवरलैप करती है, S G2 के फेज के साथ ओवरलैप करती है, G2 M फेज के साथ ओवरलैप करती है। तो ये एक ऐसा नहीं होता कि ऐसे हम फटाक से गेट बंद कर दें कि वो पार नहीं हो सकता है प्रोटीन्स, नहीं, एक ओवरलैप होती है चीजें। ठीक है, प्रोटीन्स फैक्टर्स ओवरलैप करती है तो वो आपको मेक श्योर करनी है, उस हिसाब से आप थिंकिंग लेके चले। ठीक है, तो G2 फेज को उसको सिंथेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो फर्दर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए है, उसके लिए वो आप प्रिपेयर करता है सेल को। तो अब देखेंगे कि हम G1 फेज में क्या हो रही है। G1 फेज डायरेक्ट G2 फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती, व्हाई? बिकॉज S फेज इज एब्सेंट। तो G1 फेज अपना टाइम लेके S फेज में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो G2 फेज में जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल थिंग, ये तीनों कंडीशंस हमने देखा। आई जस्ट होप आपको ये सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट समझ आ गया है। अगर आ गया है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट। और बाकी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू ब्रिंगिंग वीडियो फॉर यू एंड दैट्स ऑल। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।